हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एस.के. पांडे वेलकमिंग यू ऑल। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं पता है ना आपको, क्लास असाइनमेंट करने वाले हैं और फिलर्स का इसका लेवल 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जिसमें 5 ही क्वेश्चंस थे। लेवल 2 में एग्जैक्टली 30 क्वेश्चंस हैं बट वी हैव सिगमेंटाइज्ड इट। और हमने क्या किया है आपके ईज के लिए, आपके आराम के लिए, आपके सुविधा के लिए हमने ये किया है कि इन 30 क्वेश्चंस को भी 2 सेगमेंट में बांटा है, जिसमें पहले वाले सेगमेंट में हम लोग है ना 20 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है, और फिर दूसरे वाले सेगमेंट में 10 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ी वीडियो छोटी भी हो जाएगी और आप लोग आराम से चीज़ों को समझने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। तो चलो करते हम लोग फिलर्स के क्वेश्चंस को। लेवल 2 का क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड पे, बट बिफोर दैट आई मस्ट रीइटरेट कि आपको डायरेक्शंस पढ़ना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में तो बिल्कुल डायरेक्शंस को पढ़े ही पढ़े, यहाँ पे भी अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि डायरेक्शन कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द सेंटेंस हैज अ ब्लैंक इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड। तो ये तो दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे ओमिट किया गया है ना। अगेंस्ट ईच सेंटेंस 3 वर्ड्स ए बी एंड सी आर गिवन। मतलब ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं ऑप्शन के तौर पे ए बी सी, ठीक है। ये भी दिए हुए, चूज द वर्ड और वर्ड्स फॉर द ब्लैंक which best fit or fits the meaning of the sentence as a whole। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इन तीनों में से कोई एक वर्ड या फिर 2 वर्ड या फिर तीनों के तीनों वर्ड्स, ठीक है, आ सकते हैं यहां पे इस गैप के अंदर, इस ब्लैंक के पास, ठीक है। इस ब्लैंक में आप फिल कर सकते हैं और जिससे कि ये इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखते हैं, इसमें देखना आपको ये पड़ेगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, एक है, 2 है या तीनों के तीनों, जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। बस एग्जैक्टली आपको यही करना है, ठीक है। तो चलें अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉर्ट सर्किट वाज द डैश ऑफ यस्टरडेज फायर। कल का जो फायर था, मतलब कल जो आग लगी थी, उसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है, कि उसका शॉर्ट सर्किट जो था उसका था क्या था भाई, रीजन था उसका, ठीक है, उसका कॉज था, ऐसे भी कह सकते हैं। रिजल्टिंग, क्या ये रिजल्टिंग कह सकते हैं? यहां पे कारण की बात हो रही है ना, उसके रिजल्ट की बात नहीं हो रही है ना, परिणाम की बात नहीं हो रही है, यहां पे कारण की बात हो रही है। तो कारण बताने के लिए हमारे पास 2 ही वर्ड्स हैं, रीजन और कॉज। तो रिजल्टिंग तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो रीजन या फिर कॉज को अगर यहां पे भरा जाए, इस ब्लैंक को इन दोनों वर्ड्स में से किसी एक से भी भर दिया जाए, तो इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा, यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, है ना, करेक्ट भी रहेगा, कंप्लीट भी रहेगा। तो इसका आंसर क्या मार्क करना है हम लोगों को, ए और बी। कौन सा वाला? ये देखो सी में क्या लिखा हुआ है भाई, सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ओनली ए एंड बी। मतलब यही 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस सेंटेंस को। तो आपको अपना आंसर मार्क करना है सी, ठीक है बच्चे, सी मार्क करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो सी मार्क कर दिया आप लोगों ने। इस क्वेश्चन को देखें। He believed that students must be able to do their own work without dash ashamed। अभी बताएं। अब एक चीज देखते हैं, any regarding feeling। यहां any का मतलब क्या हुआ? अगर यहां पे any वर्ड डालते तो यहां पे ashamed नहीं होना चाहिए था, यहां पे फिर क्या होना चाहिए था, यहां पे जो वर्ड आता फिर वो नाउन आ जाता, एडजेक्टिव नहीं आता, ठीक है। क्या होता भाई? एडजेक्टिव नहीं आता। इस चीज को आपको समझना होगा, है ना, कि एडजेक्टिव नहीं आएगा। तो एनी तो होगा नहीं। रिगार्डिंग का सेंस हो रहा है क्या यहां पे? देखो तो रिगार्डिंग का कोई सेंस, विदाउट रिगार्डिंग अशेम्ड, सेंस ही नहीं बना रहा है ये। लेकिन ये कह सकते हैं हम लोग कि ही बिलीव्ड दैट स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू डू देयर ओन वर्क विदाउट फीलिंग अशेम्ड, बिना शर्म महसूस किए हुए, ठीक है, अपना काम वो कर सकते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें सी पार्ट को ही आप सिर्फ आंसर मार्क कर सकते हैं। अब अपने इस ऑप्शन में देख लें कि क्या होगा। यहां देखो लिखा हुआ है ना ओनली सी, दैट मीन्स ई इज द ऑप्शन दैट यू हैव टू मार्क, है ना। तो ई क्या हो गया आपका आंसर। तो चलो ये दूसरा था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द विलेजर्स सेट एन एग्जाम्पल बाई डैश द बैरन लैंड इनटू अ फॉरेस्ट इन 20 ईयर्स। मतलब 20 सालों में बैरन लैंड को फॉरेस्ट में क्या कर दिया, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया इसके लिए।
तो क्या कर दिया उन्होंने, ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मिंग, बाई ट्रांसफॉर्मिंग, यहां पे आईएनजी फॉर्म होगा, बिल्कुल सही है। और तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आईएनजी फॉर्म होगा, तीनों में आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है। तो अब ये देखना है इन तीनों में से कौन कौन से वर्ड्स हैं जो सुटेबल हैं, या कौन सा ऐसा वर्ड है जो सुटेबल है। तो बाई ट्रांसफॉर्मिंग द बैरन लैंड इनटू फॉरेस्ट, बिल्कुल सही दिखा रहा है कि इससे इसमें परिवर्तित कर देना, बैरन लैंड से फॉरेस्ट में परिवर्तित कर देना, ट्रांसफॉर्मिंग यूज कर सकते हैं। टर्निंग द बैरन लैंड इनटू अ फॉरेस्ट, मतलब बैरन लैंड को टर्न कर देना किस चीज में, फॉरेस्ट में, यानी इसको भी यूज कर सकते हैं। कन्वर्टिंग द बैरन लैंड इनटू अ फॉरेस्ट, अब ये कन्वर्ट किया उसने बैरन लैंड को किसमें, फॉरेस्ट में, यानी कि इसको भी यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस के अंदर में। दैट मीन्स ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, यू नो, व्हेन इट कम्स टू फिलिंग दिस ब्लैंक, है ना। तो इन तीनों में से तीनों जो वर्ड्स है ना, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भरे जा सकते हैं यहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों आंसर होंगे आपका क्वेश्चन, इसमें देख लो ऑप्शन में क्या है, ऑल ए बी एंड सी, ठीक है। तो बी पार्ट को आप अपना आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि इन तीनों वर्ड से ये सेंटेंस को कंप्लीट किया सकता है, मीनिंगफुल हो सकता है ये सेंटेंस, ठीक है बच्चे। आपका आंसर क्या मार्क करना है आपको, ऑल ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एज ऑफ नाउ द मैटर इज डैश पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड विल बी रिजॉल्व्ड सून। देख लो भाई इसको, क्या करना है इसमें, सोचो बताओ। मैटर कहां है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, है ना। तो क्या यहां पे मैटर इज अबाउट कह सकते हो, नहीं, यहां पे वो नहीं आ सकता है, अबाउट के बारे में की बात नहीं हो रही है। ओवर कह सकते हैं, ओवर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, नहीं कर सकते हैं, मतलब ये और ये दोनों जो हैं ऑप्शन गलत हैं। तो अभी तीसरे को देखते हैं, यस ऑफ कोर्स, एज ऑफ नाउ द मैटर इज अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है ना, उसके अंदर है, इस सेंस में यूज करेंगे तो अंडर जो होगा वो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन के तौर पे। तो इसके लिए हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं उनमें से चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सिर्फ ए को डिनोट कर रहा है। तो यहां पे देखा हमने ई ऑप्शन जो है उसमें बता रहा है ओनली ए विल बी द वर्ड जो कि इसको कंप्लीट कर रहा होगा, है ना, जो इसको कंप्लीट कर रहा होगा। तो समझ में आया बच्चे, सिर्फ अंडर, ओनली ए। आंसर क्या मार्क करेंगे हम लोग, ई को आंसर मार्क करेंगे, ओनली ए को, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। ऑल ऑफ अस वर सपोज टू वेयर न्यू क्लोथ्स ऑन द डैश ऑफ नवरात्रि। अब ये बताना, नवरात्रि के डैश पर हम लोग वी आर सपोज टू वेयर न्यू क्लॉथ्स, है ना, मतलब न्यू कपड़े पहनने को सोचते हैं या पहनने में विश्वास रखते हैं, है ना, पहनने को सोचते हैं। तो अब बताना मुझे, न्यू कपड़े नवरात्रि के किस पे, क्या ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट का मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, नहीं हो सकता है ना, नवरात्रि का कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो है नहीं। ऑन द हैपनिंग ऑफ, क्या सेंस बना, हैपनिंग मीन्स घटना होता है, ठीक है, बट नवरात्रि कोई घटना नहीं है ना, नवरात्रि कोई घटना नहीं है, मतलब हैपनिंग भी नहीं हो सकता है। यस ऑफ कोर्स नवरात्रि ओकेजन है ना, ओकेजन तो है ना, नवरात्रि के अवसर पर, ये एक त्योहार है ना, तो इसके अवसर पर क्या होता है, तो दैट इज व्हाट। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ओकेजन को, एक ओकेजन ही ऐसा वर्ड है जो यहां पे हम लोग फिल कर सकते हैं इस ब्लैंक में, है ना, और फिर ये सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसको ऑप्शन में ढूंढो, ओनली ए किधर है भाई, हाँ चलो, ई में क्या है आपके, ओनली ई, ओनली ए। तो आपको अपना आंसर किसको मार्क करना है, ई को मार्क करना है। समझ में आ रहा है बच्चे, ई को मार्क करना है, ठीक है बच्चे, कोई परेशानी नहीं ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 6ठे नंबर को देख लें। इसमें देखो फिर से 6ठे से लेके 10वें क्वेश्चन के लिए अलग से डायरेक्शन दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद वन ब्लैंक। एक ही ब्लैंक का एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। बिलो ईच सेंटेंस 4 वर्ड्स और फ्रेजेस आर गिवन, उसके उस सेंटेंस के नीचे में 4 वर्ड्स या फ्रेजेस दिए हुए हैं। आउट ऑफ विच 2 कैन फिट द सेंटेंस, उसमें से 2 फिट हो सकते हैं। 5 ऑप्शंस आर गिवन विद वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और अगर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है,
ठीक है, अब उसमें से क्या करना है आपको, चूज करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो होगा वो करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस होगा विच कैन फिट द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें वो फिट करेगा। ठीक है बच्चे, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। छठे नंबर के क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे। न्यूज प्रिंट इज डैश इंपोर्टेड as it is made from wood and we do not have such industrial plantation in the country to meet the print industry's paper requirement। क्या कहना चाहता है यहाँ पे ये कि न्यूज प्रिंट को हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। पहला तो चीज है ये इज डैश इंपोर्टेड। अब यहां देखना है कि यहां पे डैश में क्या बनना है, क्योंकि इट इज मेड फ्रॉम वुड, ये वुड से जो बनता है, एंड वी डू नॉट हैव सच इंडस्ट्रियल प्लांटेशन, हमारे पास वैसी औद्योगिक प्लांटेशन नहीं है अपने कंट्री में कि हम लोग प्रिंट इंडस्ट्री के पेपर रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें, उसको पूरा कर सकें, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये इंपोर्ट तो करना पड़ता होगा। तो आप देखें नेवर तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि इंपोर्ट करते हैं तभी तो उसको मीट कर पाते हैं हम लोग, तो नेवर तो नहीं हो सकता है, नेवर को हटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग लार्जली, यस ऑफ कोर्स लार्जली इंपोर्टेड मतलब ज्यादातर इंपोर्ट किया जाता है, तो लार्जली हो सकता है ना इस सेंस में। एक्सक्लूसिवली इंपोर्टेड, एक्सक्लूसिवली तो तब होता जबकि किसी पर्टिकुलर जगह से एक्सक्लूसिवली ले रहे होते, या फिर ऐसा होता कि प्रिंट इंडस्ट्री के पूरे पेपर रिक्वायरमेंट को हम लोग कहीं से एक जगह से मीट कर रहे होते तो एक्सक्लूसिवली का यूज कर सकते थे। ऐसी कोई सिचुएशन यहां पे नहीं है, तो एक्सक्लूसिवली भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखें मोस्टली, यस ऑफ कोर्स मोस्टली एंड लार्जली, है ना, समवॉट सिमिलर, इसका मतलब ये हो गया अधिकतर, इसका मतलब ये हो गया ज्यादातर, है ना, ज्यादातर या अधिकतर। तो ज्यादातर या अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं न्यूज प्रिंट को। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो यहां पे आपको आंसर मार्क करना है बी और डी जो होगा ना, जिस भी मतलब बी और डी का जो कॉम्बिनेशन होगा जिस ऑप्शन में, उसी को आपको अपना आंसर मार्क करना है। तो बी और डी के कॉम्बिनेशन को खोजें, इसमें आप कहां है, बी और डी का कॉम्बिनेशन यहां दिख रहा है आपको डी पार्ट में, है ना, ऑप्शन डी में है ना ये, तो यही आपको अपना आंसर मार्क करना है। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अब छठा हो गया, सातवां देखते हैं भाई, सातवें में क्या कह रहा है। As the new US ambassador to India, Kenneth Ian Juster gears up to take charge on December 1. There'll be dash of challenges for him, particularly on the defense and trade fronts. है ना, डिफेंस और ट्रेड फ्रंट्स पे, है ना, कुछ ज्यादा ही चैलेंजेस हैं, इसके बारे में बात हो रही है। और ये न्यू एम्बेसडर का नाम है केनेथ इयान जस्टर। ठीक है, और वो क्या है, न्यू यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है। तो चलो इन सब चीजों को देखा, तो बेसिक तो आइडिया हम लोग को यहां पे देखना है क्या, कि देयर विल बी अ डैश ऑफ चैलेंजेस फॉर हिम, है ना। तो डैश ऑफ चैलेंजेस मतलब क्या, पर्टिकुलरली इस एरिया में डिफेंस और ट्रेड के एरिया की बात हो रही है, तो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ चैलेंजेस। यस ऑफ कोर्स, हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है ना, प्लेंटी हो सकता है, चलो प्लेंटी हो सकता है। देयर विल बी नंबर ऑफ चैलेंजेस। बच्चे यहां पे देखो नंबर, अगर यही अ नंबर ऑफ होता, और नंबर ऑफ अगर होता तो इसका मतलब हो जाता क्या, मेनी। इसका मतलब मेनी हो जाता तो फिर यहां पे ये भी सही होता। चूंकि सिर्फ नंबर है, इसके पहले ये नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसको भी हम लोग नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे प्लेंटी वैसे लॉट्स, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, कोई इश्यू नहीं है, ये भी हो सकता है ना, बहुत सारे चैलेंजेस हैं भाई, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस आर देयर, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो चलो ए हो गया, सी हो गया। क्या एजम्पशंस हो सकता है, एजम्पशन क्या होता है भाई, अनुमान लगाना, एजम्पशन। इसमें कोई सेंस बन रहा है, चैलेंजेस का कोई एजम्पशन करना है क्या, नहीं ना, तो एजम्पशन भी यहां पे नहीं होगा। तो कौन कौन सा बच गया भाई कॉम्बिनेशन में आपके पास में, ए और सी, है ना, ए और सी। तो देखो ए और सी कहीं है, पहला ही है ए और सी, तो आपको कौन सा मार्क करना है, ऑप्शन नंबर ए को अपना आंसर मार्क करना है बच्चे। ठीक है, ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 8वां नंबर। द यूएस इज ऑल्सो एंक्शियसली वेटिंग टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल डायलॉग मैकेनिज्म विथ इंडिया अंडर द
2+2 मिनिस्ट्रियल दैट इज डैश टू बी हेल्ड अर्ली नेक्स्ट ईयर, है ना। चलो ये भी यूएस इज एंक्शियसली वेटिंग टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल डायलॉग मैकेनिज्म, है ना। वो दो इधर के मिनिस्टर, दो उधर के मिनिस्टर, ऐसा करते हैं आजकल। वो एक नया ये है ना 2+2 मिनिस्ट्रियल के हिसाब से, ठीक है ना, उसमें एक नया इंस्टीट्यूशनल डायलॉग मैकेनिज्म की बात हो रही है इंडिया के साथ में, और द यूएस इज एंक्शियसली वेटिंग टू एस्टैब्लिश, ठीक है। तो अब देखते हैं नीचे में यहां पे क्या बने, दैट इज डैश टू बी हेल्ड अर्ली नेक्स्ट ईयर। अब ये बताना, यही है ना बेसिक सेंटेंस, तो यही है जहां पे हम लोग को फिल करके देखना है वर्ड्स को, ठीक है। तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड अर्ली नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल सही है, बिकॉज अर्ली नेक्स्ट ईयर है, नो टाइम हैज बीन गिवन, नो डेट हैज बीन गिवन, नथिंग। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ही है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, दैट इज टू बी हेल्ड, है ना, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो एक्सपेक्टेड तो हो गया, चलो ठीक है। क्या डिसाइडेड होगा, ये डिसाइडेड नहीं है, इसलिए नहीं है कि इस एंक्शियसली वेटिंग कि ये एस्टैब्लिश करें, जब ये होगा तब की बात हो रही है। तो ये एक्सपेक्टेड है, तो यहां पे एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा देखो लाइकली हो सकता है या नहीं हो सकता है, यहां तो दिख रहा है कि लाइकली भी हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड और लाइकली हो सकता है। डिफर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, डिफर्ड का मतलब पोस्टपोन करना, है ना, टाल देना, किसी दूसरे डेट के लिए टाल देना। तो कोई डेट ही डिसाइड नहीं है, तो फिर इसको टालने वाली कोई बात ही नहीं होगी ना, डिफर करने की तो कोई बात ही नहीं होगी, पोस्टपोन करने की कोई बात ही नहीं होगी, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, है ना। तो यहां पे डिफर भी नहीं होगा, होगा क्या, एक्सपेक्टेड एंड लाइकली। ये समझ में आया बच्चे, ये समझ में आया, क्योंकि इसमें डिले करने की या पोस्टपोन करने की बात ही नहीं है, इसलिए डिफर्ड नहीं होगा। डिसाइडेड इसलिए होगा, इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट। अभी इसमें बेसिक ये है, एक्सपेक्टेड होगा और लाइकली, विच इज लाइकली, दैट इज लाइकली टू बी हेल्ड अर्ली नेक्स्ट ईयर, या दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड अर्ली नेक्स्ट ईयर। क्या क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, ए डी देखो तो कहीं ऑप्शन है, यस ऑफ कोर्स यहां दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग अपना आंसर मार्क करेंगे, ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन को देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज पुट इन प्लेस द लीगल प्रोविजंस टू डैश विलफुल डिफॉल्टर्स एंड अनस्क्रैपुलस entities from bidding for stressed assets, with President Ramnath Kovind approving an ordinance to amend the insolvency and bankruptcy code। चलो बेटा देखो, ये सेंटेंस बहुत बड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, टेंशन हो रही होगी कि भाई पता है क्या सेंटेंस कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या बोल रहा है ये सेंटेंस, विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में, है ना। क्योंकि जब आप फिलर्स को पढ़ रहे होंगे अपने क्लासरूम में भी, तो आपने देखा होगा कि बेसिक यूज जब हम करते हैं तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को देखो, समझो, और फिर उसके यहां पे जो वर्ड्स भरने हैं उसके शेड को देखो, उसके कोनोटेशन को देखो, उसके डिनोटेशन को देखो, उसके शेडिंग्स को देखो भाई कि कौन सा शेड है, नेगेटिव शेड है, पॉजिटिव शेड है, उसके टोन को समझो। तो यहां पे क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने एक नया प्लान किया है, एक लीगल प्रोविजन किया है, जिसमें कि विलफुल डिफॉल्टर्स एंड अनस्क्रूपुलस एंटिटीज जो हैं उसको बिडिंग से रोकने की बात हो रही है, फ्रॉम बिडिंग, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे एक चीज समझो, जो भी यहां भरा जाएगा उसको ना यहां से कनेक्ट करो, फ्रॉम बिडिंग से कनेक्ट करो, है ना। तो क्या क्या हो सकता है सोचो भाई, प्रिवेंट कर सकता है, गवर्नमेंट हैज प्रिवेंटेड समवन फ्रॉम बिडिंग, है ना। तो प्रिवेंट हो सकता है यहां पे, इसके साथ में हम लोग फ्रॉम का यूज करते भी हैं। डिसअलाउ हो सकता है क्या, ये देखो तो थोड़ा यहां पे डिसअलाउ, समझने की कोशिश करो बच्चे, मैं यही कह रहा हूं, बाकी आगे दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, सिर्फ एकदम समझ के समझो। एक्सक्यूज हो सकता है क्या, इसमें एक्सक्यूज क्यों करेगा भाई, एग्जामिन क्यों करेगा, जब उसने लीगल प्रोविजन ये बना दिया है तो अब एग्जामिन करने के लिए थोड़ी बनाया है विलफुल डिफॉल्टर्स को, क्योंकि जब विलफुल डिफॉल्टर्स वो कह रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू एग्जामिन फर्दर, इट हैज बीन प्रूवन, ठीक है। तो बेसिकली ना एग्जामिन हो सकता है ना एक्सक्यूज हो सकता है। अब आपने देखा प्रिवेंट हो सकता है और उसको डिसअलाउ किया जा सकता है, तो डिसअलाउ का मतलब भी तो वही हुआ ना, अलाउ नहीं करना मतलब प्रिवेंट करना, है ना। तो इन दोनों सेंस को, ए और बी को हम लोग आंसर मार्क कर सकते हैं, वहां पे दोनों भरे जा सकते हैं अच्छे से और सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो भाई 9वां का आंसर में ए और बी का, हाँ पहला ही है,
है ना पहला। तो इसको आपको अपना आंसर मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Jaguar Land Rover India continues to grow its distribution network and now has 26 outlets in 24 major cities and expects to add, यहाँ पे बता रहा है कि और भी कितना ऐड करने की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इसके बारे में बता रहा है कि वो आशा करते हैं कि और भी ऐड कर लेंगे कितना, मोर बाय नेक्स्ट ईयर, कितना ज्यादा, है ना, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐड कर लेंगे। तो क्या ये सर्टेन ज्यादा कह सकते हैं क्या, निश्चित ज्यादा बाय नेक्स्ट ईयर? नहीं, नहीं हो सकता, है ना। द लिटिल का मतलब क्या होता है, जो कुछ थोड़ा बहुत है। तो यहां पे क्या सेंस बन रहा है, ऐड जो कुछ थोड़ा बहुत है वो ज्यादा, ये भी सेंस नहीं दे रहा है, मतलब द लिटिल को भी हम लोग मार्क करते हैं कि ये भी आंसर में नहीं आ सकता है। ये दोनों चला गया। अच्छा, ये दे एक्सपेक्ट्स, ये कहते हैं ना, ये इट एक्सपेक्ट्स टू ऐड 2 मोर बाय नेक्स्ट ईयर, ऐसा यूज कर सकते हैं कि नहीं, 2 और वो ऐड करना एक्सपेक्ट करते हैं। या फिर अ कपल का मतलब भी तो 2 ही हो गया ना, अ कपल का मतलब भी 2 हो गया, तो यहां पे भी 2 है, अ कपल भी 2 है, इन दोनों को यहां पे सेट करके देखो, है ना। एंड एक्सपेक्ट्स टू ऐड अ कपल मोर, मतलब 2 ज्यादा, 2 और, यहां पे भी 2 और के सेंस में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ए और सी, ए एंड सी, जहां भी हो देख लें। कहां पे है भाई, ये ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आपको अपना आंसर मार्क करना है, ठीक है बच्चे, ये आपको अपना आंसर मार्क करना है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशानी नहीं। चलो तो 11वां नंबर देखते हैं हम लोग। 11 नंबर को देखें, इसमें भी डायरेक्शन कुछ कह रहा है भाई, देख लीजिए आप, है ना। ये डायरेक्शन क्या कह रहा है कि हर क्वेश्चन में 2 ब्लैंक्स हैं, है ना, 2 ब्लैंक्स। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक ब्लैंक है और एक यहाँ पे ब्लैंक है, तो 2 ब्लैंक्स हैं, इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड। तो ये ईच ब्लैंक जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कुछ यहाँ से ओमिट किया गया, बिल्कुल ओमिट किया गया, तभी तो वो ब्लैंक है ना। तो चलो आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है भाई। चूज द सेट ऑफ वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स दैट बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज अ होल। ये पूरे सेंटेंस को अगर सही करना हो एज अ होल, अगर कोई मीनिंग कंप्लीट निकलता हो इसका, उसके लिए ये जो 2 सेट ऑफ वर्ड्स है ना, इनमें से ये जो पहला वाला होगा ये पहले वाले में भरा जाएगा, दूसरा वाला जो होगा वो दूसरे वाले में भरा जाएगा। तो ऐसा कौन सा सेट ऑफ वर्ड्स है जो कि वहां पे हम लोग फिल कर दें, तो ये सेंटेंस कंप्लीटली करेक्ट भी होगा एंड इट विल गिव द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज अ होल, ये कंप्लीट सेंस देगा, है ना। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चे, चलो देखते हैं। इट इज डैश दैट manual scavengers continue to be employed in dash of the law to clean septic tanks in some places। ये समझ में आ रहा है कि ये है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो कि वो सेप्टिक टैंक साफ करते हैं ना, वो गंदगी, उसके बारे में बात हो रही है। वो जो स्कैवेंजर्स होते हैं उसको जो साफ करते हैं, और जो मैनुअल मतलब जो हाथ से साफ करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं वो कंटिन्यू टू बी, अभी भी उनको एम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है, इन डैश ऑफ द लॉ। अब बताना कि क्या ये कानून के हिसाब से कैसा है। अब यहां पे ये सेंस दे रहा है, टू क्लीन सेप्टिक टैंक्स इन सम प्लेसेस, एंड अभी भी कास्ट फैक्टर्स प्ले आउट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स इवन इन मैकेनाइज्ड ऑपरेशन। जो मैकेनाइज्ड ऑपरेशन है, मतलब जो मैनुअल ऑपरेशन ऑफ स्कैवेंजिंग नहीं है, जो मैकेनाइज्ड ऑपरेशन है, उसमें भी कास्ट फैक्टर जो है ना एक बड़ा मतलब प्ले आउट करता है रिक्रूटमेंट में, वर्कर्स के रिक्रूटमेंट में वो भी एक रोल प्ले करता है। यहां पे सेंस देखो। तो अब बताना मुझे, यहां पे आंसर करना है, ठीक है। तो एक चीज देखो, इन डैश ऑफ द लॉ। अब इन दोनों में से किसी को भी अगर तुमने सही कर लिया ना बच्चे, तो दूसरे को ना अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल नहीं रहता है ना। इसमें ना यही सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती है कि ये दिखने में थोड़ा टफ दिखता है, बट उतना टफ होता नहीं है ये। क्योंकि कई बार आप देखोगे कि इसमें जो आपने फिल कर दिया तो दूसरा वाला ना खुद ब खुद लगेगा कि नहीं यार यहां पे तो वो नहीं होगा, बट ये तभी हो सकता है जब आपकी वोकैब्स पे थोड़ी पकड़ हो, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वोकैब्स पे अपनी पकड़ होनी चाहिए, साथ में ना सेंटेंस के फ्रेमिंग को, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को किस तरह से करते हैं, उन सब पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो चलो यहां देखते हैं, इट इज साउंड हो सकता है क्या, मैनुअल स्कैवेंजर्स की बात हो रही है और ये अभी भी एम्प्लॉय किए जाते हैं, तो क्या ये अच्छे सेंस में बोला जा रहा है?
बोला जा रहा है, ना यहां साउंड हो सकता है पहले वाले में, ना वाइज हो सकता है। अच्छा, ये नॉनसेंस की बात हो रही है यहां पे, तो अगर यहां नॉनसेंस सपोज करो भर दिया, तो एम्प्लॉयड इन रिटर्न ऑफ द लॉ यहां पे कोई सेंस दे रहा है क्या? यानी कि यहां देखो तो रिटर्न कोई सेंस नहीं दे रहा है, तो डी को भी आपने अपना मार्कआउट कर दिया है ना, इसको भी आपने हटा दिया इस चीज से। अब आपके पास बच गया कॉन्टेंशियस एंड अनटेनेबल, यहां पे भरने के लिए। कॉन्टेंशियस का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है झगड़ालू, क्वारलसम, है ना, डिस्प्यूट करने वाला। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या होता है? कंटेंशियस का मतलब क्या होता है? क्वारलसम, लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट, कॉन्ट्रोवर्सियल, बेलिकोस, आप ये सारे वर्ड्स कह सकते हैं इसके लिए, है ना। तो यहां पे क्वारलसम या बेलिकोस या मतलब ये यूज ही नहीं हो सकता है यहां पे, क्वारलसम की बात नहीं हो रही, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। बच गया कौन आपके पास में ऑप्शन? अनटेनेबल एंड वायोलेशन। अब देखो, इसको सेंस को समझने की कोशिश करो। अनटेनेबल का मतलब क्या होता है बेटा? अनटेनेबल का मतलब क्या होता है? बेसलेस, ग्राउंडलेस, है ना, जिसका आप समर्थन नहीं कर सकते हैं, ये समर्थन के योग्य नहीं होता। तो अभी बताना, सही बात है भाई, मैनुअल स्कैवेंजर के जो अभी भी एम्प्लॉय किए जाते हैं, क्या ये समर्थन के योग्य है? इट इज अनटेनेबल, है ना, इट इज क्वेश्चनेबल, इट इज बेसलेस, ग्राउंडलेस। तो यहां पे हम अनटेनेबल तो आराम से इसको यूज कर सकते हैं यहां पे। अब इन डैश ऑफ द लॉ, देखो लॉ को क्या करने की बात हो रही है? इन वायोलेशन ऑफ द लॉ, मतलब ये लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है भाई, लॉ ऐसा परमिट नहीं करता है, तो ये बिल्कुल कानून का उल्लंघन है, इसकी बात हो रही है यहां पे। तो ये भी बिल्कुल यहां पे सेट कर गया, वायोलेशन। तो आपने देखा अनटेनेबल एंड वायोलेशन, है ना, दीज आर द राइट वर्ड्स टू बी फिल्ड इन दोज ब्लैंक्स। ठीक है, तो अगर ये भरे जा रहे हैं यहां पे, दैट मीन्स व्हाट? ई जो है आपका सही है आंसर के तौर पे, ये वाला ऑप्शन ई। ठीक है, तो यहां देखा आपने 11 नंबर के लिए आपने ई ऑप्शन को चूज किया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 12। यस, देयर वाज ग्रेट कंसर्न दैट डॉक्यूमेंट्स दैट कुड हैव हेल्प्ड डैश द एक्यूज्ड हैड बीन डैश्ड। चलो, ये सेंटेंस तो आप लोगों ने देख लिया। अभी आपको पता है, जब ये थोड़ा सा ना ग्रामर पे जाते हैं हम लोग, यहां पे जो लिखा हुआ ना दैट कुड हैव हेल्प्ड, जब ये हेल्प वाली वर्ड आ गई यहां पे, ये ठीक है ना, इसके बाद यहां पे जो चाहिए आपको, वो चाहिए वर्ब का पहला फॉर्म। क्या चाहिए बच्चे? यहां पे चाहिए आपको वर्ब का पहला फॉर्म, सबसे पहली चीज तो ये, बाद में अभी इसको देखेंगे। ठीक है, और यहां पे भी अगर हैड बीन है तो इसका मतलब हुआ यहां पे क्या चाहिए? वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये पैसिव सेंस में यूज किया गया यहां पे, तो यहां चाहिए वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है बेटा, एक मिनट हो जाइए, मैंने इसको थोड़ा सा, हाँ, वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए यहां पे। अब ऐसे देख लो, इसमें से वर्ब का पहला फॉर्म स्टिक एंड डिक्रीज्ड, इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक हो गया, नेल वीडेड आउट दूसरा हो गया, पिंड यहां पे ये चला गया, देखो ये नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले में क्या करना था हम लोग को? V1 चाहिए था, है ना, क्या चाहिए था? V1, तो ये तो चला गया भाई, पिंड नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। पॉइंट हो सकता है, ये इसको भी मान लेते हैं, ये भी हो सकता है। कॉट यहां पे फिर से आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये सेकंड या थर्ड फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। तो चलो, दो को तो हमने यहां से क्या कर लिया? ऑप्ट कर लिया, उसको आउट कर दिया, है ना, दो को ऑप्ट आउट कर दिया हमने। अब बचे हमारे पास 3। अब इन 3 में से देखना है कि यूज कैसे करें। यहां पे देखो तो देयर वाज अ ग्रेट कंसर्न, ये बहुत चिंता की बात हो गई। ठीक है, दैट डॉक्यूमेंट्स दैट कुड हैव हेल्प्ड डैश द एक्यूज्ड, ये हेल्प करता एक्यूज को क्या करने में? ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये हेल्प करते एक्यूज को क्या करने में? एक्यूज को स्टिक करने में नहीं ना, यानी कि पहले के हिसाब से ये भी गलत हो गया, स्टिक यहां पे जो लिखा हुआ है गलत हो गया, और हैड बीन डिक्रीज, डॉक्यूमेंट्स को हम लोग डिक्रीज भी नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे जो V3 आने वाला है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए आने वाला है बच्चे, तो डॉक्यूमेंट्स को इंक्रीज डिक्रीज थोड़ी करेंगे, तो इस हिसाब से ये चला गया। अब आते हैं
किस पे, इन दोनों पे आते हैं। बचा कौन कौन सा, वीडेड आउट एंड वाटर डाउन, यहां पे नेल पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाले के हिसाब से। देखो मैंने कहा था कि V3 आएगा, तो V3 तो यहां पे वाटर डाउन जो है वो V3 नहीं है, इस हिसाब से भी इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। वाटर डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ना थोड़ा मतलब डिमिनिश कर देना, उसके इफेक्ट को कम कर देना, है ना, उसके इफेक्ट को कम कर देना। इसके सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, वाटर डाउन को यूज करते हैं, टू रिड्यूस और टेम्पर द फोर्स ऑफ इफेक्टिवनेस, है ना, इसलिए इसको यूज करते हैं। तो चलो कोई नहीं, वाटर डाउन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर वाटर डाउन होता तो सोचते भी कि भाई क्यों नहीं होगा, आगे इस पे बहस होती, डिस्कशन करते, लेकिन अभी ये भी चला गया। बचा आपके पास में क्या, नेल और वीडेड आउट। नेल करने का मतलब क्या होता है भाई नेल करने का मतलब क्या होता है ना, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ समथिंग, यू नेल्ड इट, मतलब क्या हुआ, मतलब आपने वो पूरा कर दिया। तो यहां पे सेंस यही है। और नेल का मतलब होता है किसी चीज पे ना, मतलब उसको ना पकड़ लेना, मुहर लगा देना, इस सेंस में भी यूज किया जाता है। तो दैट कुड हैव, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दैट कुड हैव हेल्प्ड नेल द एक्यूज्ड, मतलब एक्यूज को पकड़ने के सेंस में यहां पे, है ना, मतलब उस पे मतलब पूरी तरह से उसको अपनी गिरफ्त में ले लेना, उसके लिए यहां पे यूज किया गया। नेल्ड द एक्यूज्ड हैड बीन वीडेड आउट। वीडेड आउट का मतलब क्या हुआ भाई, अब बताएं आप लोग, वीडेड आउट का मतलब क्या हुआ, टू क्लियर आउट, है ना, क्या कर दिया गया, इसको क्लियर आउट कर दिया गया। या जैसे होता है ना, कोई क्लियर आउट कर, कोई अनवांटेड कोई डॉक्यूमेंट है, या अनवांटेड कोई चीज, कंपाउंड है, या अनवांटेड कोई सब्सटेंस है, उसको ना किसी चीज से हटा देना, तो दैट इज कॉल्ड वीड आउट। अभी जानते हो गार्डन में जब आपने फूल वूल लगाया है, सारी चीजें लगाई हैं, और उसके बीच में जो घास वास उगने लगते हैं, तो क्या करते हो, यू वीड आउट दोज ग्रास, है ना, उसको क्या करते हैं आप लोग, वीड आउट कर देते हैं। वो जो अनवांटेड जो उग जाते हैं ना, छोटे मोटे बुशेस या छोटी मोटी वैसे ग्रास का कोई और भी ये होगा, तो उन सब चीज़ों को वीड आउट करते हैं। वैसे ही उन डॉक्यूमेंट्स को जो इंपॉर्टेंट थे, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर से, या जो भी वहाँ पे मतलब जो उनका होगा रखने की जगह, वहाँ से उसको क्या कर दिया गया, वीड आउट कर दिया गया, है ना। तो सेंस यहाँ पे क्या हुआ आपका, बी पार्ट को आपने अपना आंसर मार्क करना है। देखा आपने कि एलिमिनेशन का प्रोसेस हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, आगे भी हम लोग ऐसे प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसमें आंसर आपने बी को मार्क किया है 12 नंबर क्वेश्चन का। 13वें नंबर पे चलते हैं। 13वां नंबर है, टू प्रोवाइड इवन अ बेसलाइन एंड डिग्निफाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स पीपल, इंडिया हैज टू एड्रेस डैश एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब देखो इंडिया को क्या एड्रेस करना है, डैश एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड एलिमिनेटिंग फूड लॉस, है ना, एंड वेस्ट विद अ फर्म डैश बैक्ड विद अ राइट एंड टाइमली एक्शन। ठीक है, तो यहां पे फर्म के साथ क्या करना होगा, ये फर्म के साथ तो सबसे पहले देख लो, इसमें फर्म वीकनेसेस होगा क्या, नहीं ना, यहां पे भी वीकनेस है, नहीं होगा। फर्म इन डिसीजन, भाई इंडिया को ना मतलब इन सब चीजों के लिए डिसीजन लेना होगा, फर्म इन डिसीजन तो नहीं लेना होगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, स्टेमिना की जरूरत है क्या उसको, है ना, स्टेमिना की जरूरत हो क्या इंडिया को, भाई फर्म स्टेमिना चाहिए, हाँ नहीं ना, तो स्टेमिना भी नहीं होगा। इस हिसाब से देखा सेकंड वाले से ही ना सारे ऑप्शन को खत्म कर दिया। बचा आपके पास में एक फर्म रिजॉल्व, मतलब यहां पे रिजॉल्व का मतलब क्या हुआ, फर्म डिसीजन, है ना, दृढ़ता, निश्चय, इसके सेंस में यूज किया गया कि फर्म रिजॉल्व। ठीक है, और एनहांस करना है, टू एड्रेस, यहां पे आईएनजी फॉर्म ही होगा। तो देखो यहां पे भी आईएनजी फॉर्म था, एम्पलीफाइंग और एनहांसिंग। एम्पलीफाई का मतलब भी होता है चीजों को बहुत बढ़ा देना, एनहांस का भी मतलब होता है चीजों को बहुत बढ़ा देना, बट एम्पलीफाइंग यहां पे यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि चीजों को बढ़ाने के सेंस में यहां पे एम्पलीफाई को इसलिए नहीं यूज करेंगे कि एम्पलीफाई जो होता है वो साउंड को या उन चीजों को बढ़ाता है। एनहांस करने का मतलब क्या हुआ, आप प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं, एम्पलीफाई नहीं करते हैं, है ना। तो यहां पे सेंस को यही समझना है, एनहांस को ही यूज करना है, और एनहांसिंग यहां हो गया, आईएनजी फॉर्म चाहिए, रिजॉल्व हो गया यहां पे। तो आपने देखा क्या, टू प्रोवाइड इवन अ बेसलाइन एंड डिग्निफाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स पीपल, इंडिया हैज टू एड्रेस एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड एलिमिनेटिंग फूड लॉस एंड वेस्ट विद अ फर्म रिजॉल्व बैक्ड बाय द राइट एंड टाइमली एक्शन। तो देखा आपने आंसर क्या होगा, सी। ठीक है बच्चे, इसको आपको क्या करना है, अपना आंसर मार्क करना है, सी पार्ट को।
तो 13 नंबर के लिए कौन सा गया है? सी पार्ट। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। मोस्ट इन्वेंटर्स इन डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स कंटिन्यू टू फेस द डैश ऑफ द सीवियर मार्केट करेक्शंस एंड डैश इन द इंडियन मार्केट्स ओवर द पास्ट ईयर। अच्छा, ये सीवियर मार्केट करेक्शंस का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ? आपको पता है ये सब कुछ खास वर्ड्स हैं जो आप इक्विटीज में, शेयर्स में उनको जब पढ़ते हैं आप, है ना, तो ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, है ना, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे जब आप फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल चीज़ों के साथ देख रहे होंगे, इक्विटीज़ को, शेयर्स को, डिबेंचर्स हो, यू नो, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये सब वर्ड्स आपको मिलेंगे। मार्केट करेक्शन का मतलब होता है बेटा जब मार्केट ऊपर है ना, सपोज करो वो 10,000 को टच कर रहा है और वो बॉयड है, कहने का मतलब ना कि पता है कुछ लोग हैं ना जिसमें बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट ऊपर चढ़ा हुआ है, सडनली समथिंग हैपेंस, यू नो, और वो मार्केट नीचे गिरता है और वो अपने सही लेवल पे आ जाता है नीचे गिर करके, तो दैट इज कॉल्ड करेक्शन, है ना। अब सही लेवल क्या है ये डिबेट का विषय है, ठीक है, बट कहने का मतलब ये हुआ कि वो मार्केट में बबल आया हुआ था, जबरदस्ती की चीजें पंप की जा रही थी, पैसे पंप किए जा रहे थे और मार्केट लगातार ऊपर चढ़ रहा था। कभी ऐसा होता है कि इन चीजों को जब समझ में आया था इन्वेस्टर्स को, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं मार्केट के अंदर जिससे कि एकदम से प्राइस जब गिरता है, मतलब इक्विटी के जो इंडेक्स है वो गिरता है, तो दैट इज कॉल्ड करेक्शन, ठीक है। तो अब इससे इनको समझने में थोड़ा मदद मिलेगा आपको, है ना। अब चलो देखते हैं। मोस्ट इन्वेस्टर्स इन डोमेस्टिक इक्विटी फंड कंटिन्यू टू फेस द डैश। फेस कर रहे हैं तो यहां पे क्या फेस करेंगे वो देखना है, ऑफ द सीवियर मार्केट। जब सीवियर मार्केट करेक्शन होगा मतलब मार्केट एकदम से नीचे आएगा, सीवियर मतलब एकदम से नीचे आएगा बहुत ज्यादा, तो वहां पे दे विल फेस द व्हाट, दे विल फेस द ईज या रिलैक्सेशन, ये दोनों में से तो कोई नहीं। हाँ, वो टेंशन फेस कर सकते हैं, बर्डन फेस नहीं करते हैं। बर्डन तो आदमी लेता है ना, दे विल टेक द बर्डन, ऐसे कह सकते हैं। तो मतलब यहां पे बर्डन भी नहीं होगा। अब बच गए आपके पास में ब्रंट एंड टेंशन, ठीक है, दो बच गए। अब आगे देखते हैं, हालांकि यहां आगे देख रहे हैं, फेस द डैश ऑफ द सीवियर मार्केट करेक्शंस एंड डैश इन द इंडियन मार्केट्स ओवर द पास्ट 1 ईयर। तो अभी बताना, इंडियन मार्केट्स के अंदर की जो चीजें हैं पास्ट 1 ईयर में, क्या इररिस्पॉन्सिबिलिटी है या वोलाटिलिटी है? वोलाटिलिटी का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज वोलाटाइल होता है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? जब कोई भी चीज वोलाटाइल होता है उसका मतलब क्या हुआ? अस्थिर होता है, वो चंचल होता है। वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वो अस्थिर है, वो चंचल है, मतलब ना वो स्थिर नहीं है, दैट चेंजेस सडनली। तो क्या बता रहा है यहां पे? इंडियन मार्केट जो है ओवर द पास्ट ईयर, यहां पे जो लगातार चेंजेस होते रहे उसके बारे में बात हो रही है। तो चेंजेस की बात, वोलाटिलिटी यहां पे हो रही है, और ये ब्रंट और टेंशन दोनों में से देख रहे थे। तो अब तो ये बिल्कुल खत्म हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पे फिट नहीं हो सकता है। कॉम्बिनेशन किसका फिट होगा? ब्रंट एंड वोलाटिलिटी। तो ब्रंट क्या है भाई? शॉक, है ना, जो एक एंड रिजल्ट होता है, जो शॉकिंग होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ब्रंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रंट कहते हैं। इसको कहते हैं, एक तरह से कहते हैं द प्रिंसिपल फोर्स ऑफ एन अटैक। किसी अटैक का जो एकदम से जो सडन प्रिंसिपल फोर्स होता है, जो मुख्य एकदम फोर्स होता है ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड ब्रंट, है ना। कहते हैं ना भाई, यू विल बेयर द ब्रंट ऑफ दिस, मतलब तुम इसका ना भुगतान करोगे, इसको तो तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। तो ये जो भुगतना है, द आफ्टर इफेक्ट, है ना, द शॉक, इसकी बात हो रही है। तो यहां पे आंसर कौन सा मार्क करना है आपको? ए, ब्रंट वोलाटिलिटी, ठीक है, यही आपको आंसर मार्क करना है। मतलब 14 नंबर में ए को मार्क करना है आपको अपना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर डेकेड्स ऑफ क्रिटिसिज्म, media companies are now dash that their newsrooms need to be more dash by promoting women and people of color to decision making positions। ये बता रहा है कि decades of criticism के बाद, मतलब क्या भाई, उनको लगातार क्रिटिसाइज किया गया, दशकों तक वो क्रिटिसिज्म सहते रहे, और उसके बाद मीडिया कंपनीज ने आर नाउ व्हाट, यहां पे देखना है कि अब वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या होंगे, इसके बारे में बता रहा है। दैट देयर न्यूज रूम्स नीड टू बी मोर डैश बाई
प्रोमोटिंग, एक तो वुमेन को प्रमोट करने की बात हो रही है और दूसरा पीपल ऑफ कलर की बात हो रही है। मतलब क्या, पीपल ऑफ कलर मीन्स यू नो वाइट पीपल, कहते हैं ना वो जो अंग्रेज होते हैं वो, और लोगों को ना वो ब्लैक समझते हैं या ब्राउन समझते हैं, वी इंडियंस आर ब्राउन फॉर देम, है ना। पीपल हु रिजाइड इन दैट वेस्ट इंडीज और पता नाइजीरिया, इन सब उन लोगों ने वो लोग ब्लैक बोलते हैं, निग्रोज, मतलब कुछ भी बहुत गंदे तरीके से स्लैंग्स भी यूज करते हैं निग्रोज बोल के। तो ये कलर ऑफ, ये होता है ना पीपल ऑफ कलर। तो अब ये कह रहा है इसमें कि जब इतना क्रिटिसिज्म हो गया है तो मीडिया कंपनी अब क्या कर रही है और यहाँ पे क्या बनना चाहती है, ठीक है, इस सेंस में बात हो रही है। तो क्या मीडिया कंपनीज आर नाउ डिक्लेयरिंग, और वो ऑथेंटिक बनना चाहती है। चलो अभी देख लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे मार्क करते हैं, क्या वो रेडी है और लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या हो गया बेटा, when you are lenient that means you're good for nothing, you do nothing, आलस वाला है, मतलब लीनियंट आलसी टाइप से, पता है, कॉम्प्लेसेंट इस सेंस में यूज होता है इसको, ठीक है। तो लीनियंट, अब ये अगर हो गया तो फिर ये तो ऐसे ही मार्क खत्म हो गया ये, ठीक है। आर नाउ एडमेंट एंड ब्रॉड बेस्ड। अब ये ब्रॉड बेस्ड क्या है, एडमेंट क्या है, चलो इसको भी ऐसे हम लोग मार्क कर लेते हैं। न्यूज कंपनीज आर नाउ थ्रिल्ड एंड नीड टू बी मोर केयरिंग। देखो प्रमोट कर रहे हैं अगर वुमेन को और पीपल ऑफ कलर को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केयर कर रहे हैं, ठीक है, वो केयरिंग नहीं है, इस सेंस में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और वो थ्रिल्ड वहां पे नहीं होगा, बिकॉज थ्रिल्ड इज अ वर्ड जो कि बहुत आप ऐसे इनफॉर्मली यूज कर लें, बट यहाँ पे न्यूज, यहाँ पे बहुत ही फॉर्मल बातें हो रही हैं, है ना। तो इस सेंस में वैसे भी थ्रिल को यूज नहीं करेंगे, केयरिंग होगा ही नहीं, तो इसको भी हम लोग हटा लेते हैं। अभी जो इसके लिए सबसे सूटेबल है देखना बेटा, एडमेंट का मतलब क्या होता है, अड़ियल, अडिग, है ना, किसी चीज पे मतलब अड़ा हुआ रुख अख्तियार कर लेना। तो पहले से वो क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं और अभी वो फिर से अड़ियल रुख अख्तियार कर लेंगे, क्या वो इख्तियार करेंगे। तो इस सेंस में यहां पे देखा जाए तो एडमेंट जो पहला ही वाला वर्ड होगा, इसको भी हम लोग भरने की स्थिति में नहीं है ना, वहां पे पहले वाले फिल नहीं कर सकते वहां पे। अब बच गया क्या, न्यूज कंपनी आर नाउ डिक्लेयरिंग दैट देयर न्यूज रूम। अभी इनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है बच्चे, है ना, ये डिक्लेयर नहीं करेंगे, उनको इंप्लीमेंट करना है। दे विल नॉट बी डिक्लेयरिंग, दे विल बी डूइंग समथिंग, दे विल बी रियलाइजिंग, दे विल बी डूइंग ऑन देयर ओन। वो बाहर में उन लोगों को ना हंगामा क्रिएट नहीं करना है, वो एक न्यूज फिर से नहीं बना देना है, इस सेंस में बात हो रही है। तो यहां पे डिक्लेयरिंग भी नहीं करेंगे, और वो इनको विमेन को और पीपल ऑफ कलर को अगर डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे प्रमोट करते हैं तो उससे वो ऑथेंटिक भी साबित नहीं होते, है ना। क्या इसके पहले वो ऑथेंटिक नहीं थे ना, न्यूज रूम वाले हैं तो वो थे ही। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं दे रहा है। बेसिकली यहां पे बता रहा है कि इतने दिनों के क्रिटिसिज्म के बाद, दशकों के क्रिटिसिज्म के बाद, मीडिया कंपनीज आर नाउ रियलाइजिंग, है ना, कि देयर न्यूज रूम्स नीड टू बी मोर इंक्लूसिव। क्या इंक्लूसिव, ये इंक्लूसिव कब होगा, कोई भी चीज इंक्लूसिव कब होता है, जब उसमें सारे लोग शामिल होते हैं, है ना, इंक्लूडेड, है ना, ऑल इंक्लूडेड, जब उसमें सारे लोग शामिल होते हैं, सारे लोग शामिल होते हैं तब। तो यहां पे देखो कितना सही वर्ड है, देयर न्यूज रूम्स नीड टू बी मोर इंक्लूसिव बाई प्रोमोट। अब अगर वो प्रमोट करते हैं वुमेन को, पीपल ऑफ कलर को, है ना, और ये सारे दे आर ऑल इंक्लूडेड इनटू दिस, दैट मीन्स ये इंक्लूसिव सही है, सबसे अच्छा वर्ड है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो रियलाइज करते हैं कि उनको क्या होना चाहिए, दे नीड टू बी मोर इंक्लूसिव। है ना बच्चे, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें सबकी भागीदारी की बात हो, इंक्लूसिव का मतलब होता है उसमें सब लोग भागीदार होते हैं, ठीक है ना, ऑल कैन टेक पार्ट, दैट इज इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूडेड, है ना, टू टेक पार्ट। इस सेंस में यूज करते हैं हम लोग। तो चलो इसमें देख लिया हमने, डी को हम लोगों को आंसर मार्क करना है अपना, ठीक है बच्चे, डी को आंसर मार्क करना है। सो विल बी मार्किंग डी एज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग 16 पे। चलो अब यहां पे देखो फिर से डायरेक्शन है 16 to 20 के लिए, टू स्टेटमेंट्स विथ ब्लैंक्स हैव बीन गिवन। दो स्टेटमेंट है, दोनों में ब्लैंक दिया हुआ है। दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाई 5 ऑल्टरनेटिव्स, यहां पे 5 ऑल्टरनेटिव्स भी दिए हुए हैं, ठीक है।
यहाँ पे 5 जो अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, और क्या क्या रहा है, चूज द वन विच बेस्ट फिट्स इनटू द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट्स में एक ऐसा वर्ड हो जो दोनों स्टेटमेंट्स में फिट हो जाए, ठीक है, उसको इसमें से चूज करना है। ठीक है बच्चे, तो चलो देखते हैं। इंडियाज टैक्स अथॉरिटीज आर रिपोर्टेडली डैश विद प्लीज फ्रॉम वेरियस ट्रेड बॉडीज टू सॉफ्टन द 2-year-old लॉ टू क्रैक डाउन ऑन बेनामी प्रॉपर्टीज, है ना। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा पॉलिटिशियंस वर डैश विद इंक्वायरीज फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, अब ये देखना है, एक तो प्लीज का मतलब क्या हो बेटा, व्हेन यू नो यू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर्मली, है ना, उसको कहते हैं प्ली लेना, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उनके पास ना बहुत सारे प्लीज आ गए, इसको पढ़ते हैं प्लीज, ठीक है, प्ली पढ़ते हैं इसको, प्लिया नहीं, प्ली, और उसमें एस लगा हुआ प्लीज। तो बहुत सारे आ गए वहां पे भी, और यहां पे भी क्या हुआ, पॉलिटिशियंस भी क्या हुआ, इंक्वायरीज से मतलब भर गए, कहने का मतलब। और ये भी पता है क्या, इनके पास भी प्लीज बहुत सारी आ गई, सेंस तो यही दे रहा है ना यहाँ पे, देखो तो इन दोनों जगह पे क्या भरना होगा, रिशफल्ड का मतलब होता है सब चीजों को ना पता है इधर से उधर कर देना, मतलब रिशफल कर देना, मतलब उसका कोई सेंस नहीं होता है। चलो मिसलीड करेंगे, क्या मिसलीड मतलब क्या होता है, राह से भटका देना, मिसलीड का भी कोई सेंस नहीं है। लैडन मतलब होता है किसी चीज से लदा हुआ, तो यहां देखो लैडन विद प्लीज समझ में आ सकता था, पॉलिटिशियंस वर लैडन विद इंक्वायरीज, ये कुछ इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इससे भी बढ़िया कोई वर्ड हो तो देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। तो आपने देखा मिसलीड, रिशफल्ड, कंफ्यूज, ये सब नहीं होगा। इनंडेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, इनंडेटेड का मतलब होता है फ्लडेड, है ना, डिल्यूज, विद अ सडन डिल्यूज, जैसे बोलते हो ना वैसे, डिल्यूज का मतलब भी होता है यू नो एकदम से बाढ़ सी आ जाना किसी चीज के लिए, डिल्यूज यूज करते हैं, फ्लडेड यूज करते हैं, ओवरवेल्म, स्वैम्प सबसे अच्छा वर्ड यहां पे देखो तो, स्वैम्प अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि एकदम उनको भर गया, वो एकदम से बहुत सारी चीजें आ जानी, स्वैम्प कर जाना। ठीक है, तो यहां पे भी देखो स्वैम्प भी भर सकते थे, यहां पे भी भर सकते थे। कहने का मतलब ये जो इनंडेटेड वर्ड है, जिसके लिए ये सब वर्ड मैंने आपको दिया, स्वैम्प दिया, फ्लडेड दिया, डिल्यूज दिया, या फिर ओवरवेल्म, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, ओवरवेल्म, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स भी हैं, और यहां पे आप उनको सेट करके देखो, बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ठीक है, लैडन से भी बढ़िया वर्ड क्या है, इनंडेटेड, है ना, मतलब लैडन का मतलब हो गया बर्डनस्क, कि भाई उनको बर्डन हो गया, मतलब वो लद गए इन चीजों से और वो बर्डनसम हो गया, तो इस सेंस में इसको यूज ही नहीं करना है। उनके पास बहुत बाढ़ आ गया उन चीजों की, बहुत सारी आ गई, इस सेंस में उसको यूज करना है ना। तो आपके लिए कौन सा सही वर्ड है, इनंडेटेड, जिसके सिनोनिम्स मैंने यहां पे कुछ दिए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो देखा आपने, इसके लिए डी मार्क करना है आपको अपने आंसर के तौर पे। चलो 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर, कोर्ट्स हैव टेकन डैश ऑफ दिस मैटर, एंड सेकंड जो सेंटेंस है वो है, टू दिस commission may be referred the dash of particular matters। अब यहां पे देखिए क्या करें, courts have taken dash of the matter, courts have taken seriousness of that matter, नहीं, वो they cannot take that, है ना, वो सीरियसनेस को समझ सकते हैं, वो ले नहीं, मतलब इस सेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, they cannot take that, you know, have taken consequences of, नहीं, consequences के साथ भी ऐसे यूज नहीं कर सकते हम लोग, consequences to भी यूज करते हैं, ऑफ भी यूज करते हैं, बट यहां पे consequence भी सेट नहीं करेगा। ठीक है, consequence का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस, मतलब के आधार पे, मतलब ये एक के बाद जो दूसरी चीजें हो रही हैं, दैट इज व्हाट consequences। ठीक है, you'll face the consequences, that means you know what will come after that you have to face, सेंस वो होता है। तो consequences भी यहां पे नहीं होगा। अभी आते हैं यहां पे कॉग्निजेंस को देखते हैं। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट इज कॉग्निजेंस, हिंदी में बोले तो संज्ञान लेना, है ना, संज्ञान लेना, किसी चीज को ना बहुत अच्छे से समझ लेना, बूझ लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, व्हेन यू टेक कॉग्निजेंस मतलब यू, है ना, टेक, है ना, व्हेन यू टेक कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि यू गिव अटेंशन टू, है ना, व्हेन यू गिव अटेंशन टू दैट। तो अब यहां देखो तो सेंस देखो तो कॉग्निजेंस हो सकता है, रिपोर्ट, रिपोर्ट, रिपोर्ट हो सकता है क्या, रिपोर्ट, टेकन रिपोर्ट ऑफ दिस मैटर, नहीं,
यहां तो हो सकता है, बट टू दिस कमीशन मे बी रेफर्ड द रिपोर्ट ऑफ, बट ये यहां पे ये उतना सही नहीं है। केस की बात करें, टेकन द केस ऑफ, नहीं, केस तो कोर्ट लेती ही नहीं है, ऐसे वो फाइल किया जाता है, इस सेंस में यूज करते हैं। तो देखा जाए तो इसमें जो सबसे सूटेबल है, कि हमको पता भी है वैसे अगर लीगल टर्म्स में बात करें तो कोर्ट हमेशा कॉग्निजेंस लेती है किसी भी चीजों का। कॉग्निजेंस लेने का मतलब ही है, जो कि अभी मैंने बताया, कि वो संज्ञान लेती है। वह कोर्ट जो है ना, वो डिटेल्ड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। कॉग्निजेंस का मतलब होता है डिटेल्ड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। सो द कोर्ट्स विल टेक दैट, ठीक है, कोर्ट विल टेक दैट। तो समझ में आया बेटा, कॉग्निजेंस ही यहां पे होगा। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, संज्ञान लेना, है ना, संज्ञान। तो संज्ञान लेने की बात हो रही है भाई कोर्ट के द्वारा, है ना, ठीक है। और मैंने क्या बोला, टू टेक कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है बेटा, टू टेक कॉग्निजेंस, देखो यहां मैंने जेड लिखा है, एस भी होता है और जेड भी होता है, ठीक है। तो टू टेक कॉग्निजेंस का मतलब क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, टू गिव अटेंशन टू, ठीक है, टू गिव अटेंशन टू, ठीक है बच्चे। तो चलो, देखा आपने यहां पे 17 को आप लोग सी को मार्क करेंगे आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। द डिपार्टमेंट वॉज आस्क्ड टू टेक अ क्लियर स्टैंड ऑन हाउ द लॉ वुड बी डैश्ड, शी कुड हैव डैश CPR अंटिल द एम्बुलेंस अराइव्ड। अब यहां पे देखना है, इन दोनों जगह पे पहले तो भरना है, ये क्या देखें। द डिपार्टमेंट वॉज आस्क्ड टू टेक अ क्लियर, एक क्लियर स्टैंड लेने की बात हो रही है। उसको कहा गया कि भाई आप क्लियर स्टैंड लीजिए ऑन हाउ द लॉ वुड बी, लॉ को कैसे क्या करना है, एनफोर्स करना है, हो सकता है एग्जीक्यूट करना है, चलो समवट हो सकता है, इन्फर करना है, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्लियर स्टैंड लेने की बात कर रही है कि लॉ को इन्फर करो, तो ये सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। लॉ को टेकन की बात हो रही है, ये भी नहीं हो सकता है। एडमिनिस्टर्ड, ये हो सकता है। तो आपने देखा ये तीन तो हो सकते हैं, एग्जीक्यूटेड, एनफोर्स्ड एंड एडमिनिस्टर्ड। ये तीनों कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि पहले वाले सेंटेंस में इसको हम लोग यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। लॉ को एग्जीक्यूट भी किया जाता है ना। तो चलो ठीक है, हालांकि एग्जीक्यूटेड भी बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, बट फिर भी चलो देखते हैं आगे। शी कुड हैव डैश CPR अंटिल, जब तक से एम्बुलेंस नहीं आ जाता है तब तक से CPR, वो देखा ना आपने CPR, जो जब आदमी की सांसें रुकने लगती है तो वो नर्सेज जो होते हैं वो ऐसे करके ना वो चेस्ट को दबाते हैं अपने दोनों हाथों से, है ना, और फिर कृत्रिम सांस देते हैं उसको, है ना, आर्टिफिशियल, या तो कभी उसको खुद से उसमें मुंह लगा के, या फिर वेंटिलेटर के द्वारा, है ना, वेंटिलेशन पे रख के। तो CPR बेसिकली होता है ना जो फर्स्ट एड सॉर्ट ऑफ होता है, शुरुआत में जो हम लोग उसको दबा के देखते हैं और इन चीज़ों को जो कृत्रिम सांस देते हैं, दैट इज CPR। आई थिंक वही CPR है। तो चलो अब यहां बताओ CPR को क्या करेंगे हम लोग, एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर यहां पे तो ये खत्म हो गया, क्योंकि दोनों में एक ही वर्ड आना चाहिए, तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। एनफोर्स और एडमिनिस्टर, क्या CPR को हम लोग एनफोर्स करेंगे? लॉ को तो एनफोर्स कर सकते हैं आप, है ना, लॉ को आप लागू करने के लिए आप मतलब लागू करना मतलब लागू कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन क्या CPR को कर सकते हैं? नहीं, लॉ को आप एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं और CPR को भी एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहां पे आपने देखा कि ये एडमिनिस्टर्ड जो वर्ड है, ये दोनों जगह बिल्कुल सही, एक मिनट बच्चे क्या गिर गया इधर, हाँ, ये दोनों जगह बिल्कुल सही तरीके से यूज हो रहे हैं। ये समझ में आया या नहीं आया? चलो, तो क्या यूज होगा यहां पे? एडमिनिस्टर्ड, ठीक है बच्चे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें एक को आप लोग अपना आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। रिफॉर्म्स आर नीडेड इन द रियल एस्टेट सेक्टर दैट इज अ डैश फॉर ब्लैक मनी। और दूसरा है ही डम्प्ड द रेस्ट ऑफ हिज कॉफी इन द डैश एंड लेफ्ट द रूम। अब देखना है इसमें क्या है, डेन, क्या वो कॉफी को डेन में डंप कर देगा? डेन मतलब क्या होता है बेटा? डेन मतलब गुफा, जिसमें शेर रहते हैं, है ना, शेरों की गुफा, या मतलब वो गुफा के लिए यूज किया जाता है डेन। चलो, सी में डंप कर देगा? नहीं ना, तो
तो ना डेन ना सी। कॉफी को कप में भी डंप नहीं करेगा, क्योंकि कॉफी को तो कप से बाहर निकाल के कहीं डंप करेगा ना, तो चलो कप भी नहीं होगा। और अगर कॉफी को किचन में डंप कर देगा तो रियल एस्टेट सेक्टर ये क्या बन गया, इज अ किचन फॉर ब्लैक मनी। क्या वो किचन बन गया है ब्लैक मनी का? तो यानी कि ये किचन भी ये सेंस नहीं दे रहा है। बचा आपके पास में सिंक। सिंक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें चीजें डुबाई जाती है ना। सिंक का मतलब डूबना भी होता है, और सिंक का मतलब चीजें जिसमें डुबाई जाती है ना, उसको भी सिंक बोलते हैं। जैसे आपने किचन में देखा होगा, किचन में सिंक होता है, बेसिन भी होता है घर में, बाथरूम में। बट बेसिन और सिंक में जो सबसे डिफरेंस है वो यही है कि बेसिन में अपने हाथ मुंह आप धोते हैं, मतलब यू वॉश योरसेल्फ। और सिंक में क्या करते हैं, किचन के जो यूटेंसिल्स होते हैं, पॉट्स होते हैं ना, जो बर्तन उसका होता है, उसको धोते हैं, उसको उसमें डुबा देते हैं, तो सिंक बोलते हैं। अब यहां देखो, ये कह रहा है कि ब्लैक मनी के लिए, है ना, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ब्लैक मनी का क्या बन चुका है, सिंक बन चुका है। अगर यहां पे बोलूं तो क्या गलत होगा कि भाई ब्लैक मनी, इसमें बहुत सारा ब्लैक मनी डूबा पड़ा हुआ है ना, मतलब उसको अंदर भर के रखा गया है, इस सेंस में यूज किया जा रहा है सिंक। और यहां भी देखो, उसने डंप किया, जो बची हुई कॉफी थी उसको कहां पे, सिंक में डंप कर दिया, है ना, उसको सिंक में बहा दिया, जो उस काम के लिए पर्पस करता है ना, जिसमें बर्तन धोए जाते हैं, तो उसमें क्या किया उसने, उसको बहा दिया। तो यहां देखो, दोनों जगह पे सिंक को यूज करने पे हमने देखा कि ये बिल्कुल सही वर्ड है, जो कि दोनों जगह पे फिट हो जा रहा है। तो सिंक जो होगा वो आपका आंसर होगा, इसको आप आंसर मार्क करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलो ये आपको ई पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर डीलिंग। ठीक है, अब इसको जो हम लोग डील कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने कहा था कि 20 तक हम लोग करेंगे, और फिर 20 से लेकर के 21 से लेकर 21 जो क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30, फिर हम लोग को एक और सेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पे ले रहे हैं। एज डैश बिकम्स चीपर एंड बेटर, ठीक है, एंड द होल वर्ल्ड हैज मोबाइल फोन्स, मोर इंफॉर्मेशन कैन बी डिलीवर्ड टू पीपल इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक चीज यहां पे देख लिया आपने, क्या हो चुका है, चीपर एंड बेटर, तो यहां पे यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें, द रियल डील फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, देखो रियल डील है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, ये लाई करता है कहां पे, इन जेन्युइन फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इंक्लूजन के मतलब बताया था ना, जिसमें कि ऑल इंक्लूडेड है ना, तो जेन्युइन फाइनेंशियल इंक्लूजन, सो दैट दे कैन डैश द बल्क ऑफ देयर फाइनेंसिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर से ये जो उनका जो फाइनेंसिंग हो, वो बल्क वाला जो, माने बल्क में जो फाइनेंसिंग है, ठीक है, उसको वो क्या कर सकें, क्या कर सकें, इसकी बात हो रही है। जब ऑल इंक्लूडेड हो जाए तो ये क्या कर सकते हैं, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में बात हो रही है। तो देखो क्या कर सकते हैं, यूजेस, यहां तो यूजेस फिर भी सही लग रहा है, बट यहां पे देखें यूजेस का कोई सेंस नहीं बनता। यहां पे चाहिए कि हम लोग को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, यहां क्या चाहिए बेटा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यूजेस नहीं हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, एट्रीब्यूट हो सकता है, रिटर्न्स नहीं हो सकता है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, कैन के बाद में हम लोग वर्ब 1 को यूज करते हैं, कैन के बाद में क्या यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। यहां ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये भी ये नहीं होगा। तो आपने देखा यूजेस नहीं होगा, रिटर्न्स नहीं होगा। मैनिपुलेशन, यहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, मैनिपुलेशन जो है वो एक नाउन है, इसलिए ये भी यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब बच गया आपके पास में क्या क्या, एक्सेस एंड एट्रीब्यूट। एक्सेस का मतलब क्या होता है बेटा, पहुंच, है ना, एक्सेस का मतलब क्या होता है बेटा, पहुंच, है ना। योर राइट टू यूज समथिंग और राइट टू हैव समथिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस। इनफैक्ट एक्सेस मतलब एंट्रेंस भी होता है, बट यहां पे क्या सेंस है, राइट टू यूज और राइट टू हैव समथिंग। ठीक है, इसकी बात हो रही है यहां पे। तो चलो, क्या बता रहा था मैं आपको, यहां पे एक्सेस के बारे में मैंने बताया आपको यहां पे। और अब एक चीज बताना मुझे, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, श्रेय देना, है ना, टू से दैट समथिंग इज बिकॉज ऑफ समथिंग, या समवन इज बिकॉज ऑफ समवन और समथिंग, ये श्रेय देना किसी को, कारण ठहराना किसी को, है ना। तो एट्रीब्यूट उसके लिए, अभी इसमें कारण ठहराने वाली कोई भी बात नहीं हो रही है, एट्रीब्यूट तो हो ही नहीं सकता है। बात हो रही है किसकी, एक्सेस की। एक्सेस जो है ना वो क्या हो गया है, अब जो ये एक्सेस जो है वो चीपर एंड बेटर हो गया है, और सबके पास में मोबाइल फोन है, तो है ना, तो किसके एक्सेस की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन के एक्सेस की बात हो रही है ना। तो अब मोर इंफॉर्मेशन कैन बी डिलीवर्ड टू पीपल इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सुदूर इलाकों में भी, है ना, क्या पहुंचाया जा सकता है,
बहुत सारा मोर इंफॉर्मेशन, अब ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा सकता है, इसकी बात हो रही है, कैन बी डिलीवर्ड, इसकी बात हो रही है। तो क्या एक्सेस, पहुंच जो है वो क्या हो गया है, चीपर भी हो गया है और अच्छा भी हो गया है, बेटर भी हो गया है। तो यहां तो एक्सेस सही हो गया। और यहां देखते हैं कि भाई रियल डील क्या है, जब फिनेंशियल, जेन्युइन फिनेंशियल इंक्लूजन होगा तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होंगे वो क्या करेंगे, दे कैन एक्सेस, है ना, उनको वो मिलेगा, दे विल हैव द बल्क ऑफ देयर फाइनेंशियल, द बल्क ऑफ देयर फाइनेंसिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। मतलब फॉर्मल सेक्टर से बल्क ऑफ फाइनेंसिंग उनको मिल पाएगा, एक्सेस कर पाएंगे, उन तक उसकी पहुंच हो पाएगी, इसके बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स व्हाट, यहां पे भी एक्सेस जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, तो देखा आपने, एक्सेस दोनों जगह पे सूट कर रहा है, तो आपको मार्क करना है किसको, एक्सेस को। बी आंसर जो है ना होगा आपका, ये जो ऑप्शन है बी, दिस विल बी द आंसर। ठीक है बच्चे, तो आज हमने 20 क्वेश्चंस अभी किए हैं लेवल 2 के। ठीक है, एंड वेरी शॉर्टली आई विल कम विद द रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चंस दैट वी हैव लेफ्ट टुडे। इनफैक्ट हमने छोड़ा नहीं है इसको, हमने बोला था पहले ही आपको कि हमने सिगमेंटाइज किया है सो दैट ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाए। ठीक है बच्चे, तो अभी 10 क्वेश्चन के थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से ये 10 क्वेश्चन कर रहे होंगे दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो चलो, टिल देन इट्स एसके पांडे सेइंग गुड बाय टू यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बच्चों।